बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, नहीं हैं तो हो जाएं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और अच्छा आगाज़ होना भी चाहिए, क्योंकि हर सुबह आपके लिए एक नई मोटिवेशन, एक नई एनर्जी लेकर आती है। तो आपने कोशिश करनी है कि दिन का आगाज़ बहुत बेहतर अंदाज में करें जनाब। लेकिन उसके साथ साथ वेदर के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे कि मौसम तब्दील हो रहा है और ऐसे में जो स्मॉग है वो भी आना शुरू हो गया। आज 186 एयर इंडेक्स है जी, जो कि अच्छा नहीं है, विच इज़ नॉट गुड। और ये टाइम के साथ साथ जैसे ये वेदर स्विच होता है, गर्मियों से हम सर्दियों की तरफ जाते हैं, तो स्मॉग हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सो ऐसे में जी इस साल भी स्मॉग होगी, ये तो अभी प्रूफ मिलना शुरू हो गया है। तो लिहाजा आप पहले अपने तौर पे एहतियात शुरू कर दें, क्योंकि आगे जाके फिर मुश्किल हो जाती है। और जिनको स्मोक इंडेक्स है, वैसे हमें भी कमी पता है, हम मौसमियात से तो ताल्लुक नहीं। जेनेरिक इन्फॉर्मेशन ये है कि इसका ताल्लुक फ़िज़ा में मौजूद आलूदगी से होता है। ये जो आलूदगी बढ़ती है उसके साथ साथ ये इंडेक्स ऑपरेट होता है, बढ़ता है। और लाहौर हमेशा से, और ख़ास तौर पे जब अगले कुछ दिनों के अंदर, आपको मालूम है लाहौर कराची दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहरों के अंदर आते हैं। लाहौर इस वक्त भी है। तो ये हम नंबर 1 पे होते हैं, देन उसके साथ ढाका भी आ जाता है और भारत के शहर भी आ जाते हैं। लेकिन ये जो पूरा रीजन है, इसकी बड़ी वजह तो सारी बातें आबादी है और उसके साथ साथ हमारी वो बेहतियातियाँ हैं जो हम माहौल की तरफ करते हैं। लेकिन दिस इज़ काइंड ऑफ अ न्यूज़। ये आपको बताया इसलिए कि मास्क पहन के जाएँ बाहर, खासतौर पर बाइक वगैरह पे जा रहे हैं। ये फ़िज़ा साफ नहीं है तो अपने आप की हिफाजत करें, अपने आप को बचा के रखें। मुझे बाहर जाने से कुछ याद आया। क्या याद? कोई और भी बाहर जा रहा है। कोई और बाहर जा रहा है, वो नहीं आया जो चला गया था, लेकिन यहाँ से कोई जा रहा है। बात हो रही है जी मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। मरियम नवाज साहिबा, ये आप देख रहे हैं काफिला रमा दवाएं, कल पासपोर्ट मिला था। शी वॉज वेरी हैप्पी। ताज़ा तरीन अपडेट जो है, अब से कुछ देर पहले हम आपको आगाह भी कर रहे थे, वो ये है कि लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गई हैं और अब से कुछ देर के बाद शील बी फ्लाइंग टू 9:45 की फ्लाइट। 9:45 की फ्लाइट है। ओके, लंदन जा रही हैं वो। और कितने अरसे के लिए जा रही हैं, स्पेकुलेशंस हैं। फिल वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ख़ानदानी ज़राई ये कहते हैं कि निजी एयरलाइन की एक परवाज़ है 9:45 पे, एज अर्मिला सेड, वो इसके ज़रिए लंदन पहुँचेंगी और अपने वालिद साहब जनाब नवाज शरीफ साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो कि उनकी जमात के सदर भी हैं, उनसे मुलाकात करेंगी। और साथ साथ कुछ खानदानी ज़राए भी ये कह रहे थे कि हो सकता है, यू नेवर नो, मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद के साथ ही वापस आए। और ये एग्जैक्टली 3 साल बाद ये अपने वालिद से मिलने जा रही है और अपने भाइयों से, क्योंकि इनका पासपोर्ट इनको कल मिला है और आज इन्होंने अपनी लंदन की फ्लाइट के जरिए, अब ये दोहा बरास्ता दोहा लंदन पहुंचेंगी, जहाँ पर कतर के जरिए, यस, कतर एयरलाइंस पे जा रही हैं। और उसके साथ साथ फिर वहाँ पर ये लंदन पहुंचेंगी और वहाँ अपने वालिद से 3 साल बाद मुलाकात करेंगी। सो उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की, मरियम नवाज साहिबा ने कहा जी बड़ी खुशी है कि वो अपने वालिद से मिलने जा रही है और बहुत अरसे के बाद मिलने जा रही है। चलें, हम अगर इसको एक फादर डॉटर बॉन्ड के तनाजुर से देखें तो अच्छी खबर है। अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की नज़र से देखें, तहरीक इंसाफ के लिए तो बहुत बड़ी खबर है। नून लीग के लिए देखें तो उनकी अचीवमेंट है, अदालतों ने उनको रिलीफ दिया। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ कहना ज़रूरी है कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अदालतें फैसला कर रही हैं, उस पर अमल हो रहा है। वो अच्छा हो रहा है, वो नहीं हो रहा, वो किसी को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, वो एक अलग बहस है, हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन बहरहाल कल मरियम साहिबा ने कहा जी हमें अदालतों ने रिलीफ दिया और उन्होंने क्लियर किया कि मुझे ये रिलीफ जो नैब की अमेंडमेंट्स हैं लॉ के अंदर, उसके जरिए नहीं मिला है, मुझे अदालतों ने इंसाफ के ऊपर मेरे हक में फैसला दिया। मरियम साहिबा का ऐसा कहना था। एक और काम कर लेंगे हम आगे। आज टीचर्स डे है जी, और उस्ताज़ा को खिराज तहसीन पेश करने का दुनिया भर में आलमी दिन मनाया जा रहा है, टीचर्स डे मनाया जा रहा है। वैसे तो हर इंसान की ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा टीचर ज़रूर होता है जिसने उसको कहीं ना कहीं इंस्पायर किया होता है, उसको सपोर्ट किया होता है। सो उन तमाम टीचर्स के लिए जो अपने तमाम बच्चों को जिस तरह से उनकी मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको एजुकेशन सिस्टम में एक बेहतर तौर पर उभारने में हेल्पफुल होते हैं, उन सबको टीचर्स डे हम कहेंगे। आपको अपने कोई टीचर याद? हमारे एक टीचर थे, उन्होंने मैट्रिक के अंदर जब पहली दफा मुझसे तकरीर नहीं हो पाई थी, स्पीच नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था बेटा मुझे लगता है कि आप में बोलने की बड़ी सलाहियत है, लेकिन आप बोलना चाह नहीं रहे, तो आप बोले तो आप कर सकते हैं। तो here I am because of him। और ये हर किसी की स्टोरी है, एज यू सेड, किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा उस्ताद जरूर आता है। सो आई फील सो प्राउड टू हैव माय टीचर्स। अल्लाह सब असातिज़ा को जिंदगी दे और हम सब के लिए, हम सबको उनसे सीखने की तौफीक दे। तमाम असातिज़ा को हमारा सलाम। चले जनाब, अब एक और स्टोरी है। आज हमारे पास बड़ी स्टोरी है। यस आज साबिक वजीर आजम की आपने पहले बात की, आज दूसरे साबिका वजीर आजम इमरान खान साहब की सालगिरह है। सो 70 बरस के हो गए इमरान खान साहब और यस माशाल्लाह ही लुक सो यंग और एनर्जेटिक, लेकिन स्टिल स्पोर्ट्समैन है। ऑब्वियसली ये तो उनकी एक जो के लिए जिंदगी का हिस्सा रहा है स्पोर्ट्स, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिक्स। अच्छा, मुझे लगता है ये थोड़ी ज्यादती है इमरान खान साहब, साबिक वजीर आजम से शुरू करना। भाई हमें शुरू करना चाहिए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप
कप 92 का वर्ल्ड कप हाँ, जिताने वाले ये आपने चैंपियन अच्छी बात की कैप्टन, आईसीसी हॉल ऑफ फेम, दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर इमरान खान साहब की आज सालगिरह है, जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं। Yes, बिकॉज कौम that's उनको it, I और guess. दुनिया उनको एज क्रिकेटर जानती है, और देयर इज नो डाउट जो रिस्पेक्ट एज क्रिकेटर खान साहब की है वो आज भी हमारी नजरों में यहाँ पे। एज पॉलिटिशियंस हमें उनसे इख्तलाफात भी हो सकते हैं, होने भी चाहिए, डेमोक्रेसी में होते हैं, लेकिन ही इज बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू सो मेनी पीपल, और आज उनकी बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे 70th बर्थडे इमरान खान साहब को। हमने सालगिरह आगे बढ़ेंगे जनाब, शो में बहुत कुछ है, अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। वेलकम बैक। अच्छा, कभी चीजें स्लोमो में भी हो जाती है और फिर हम थोड़े परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन इट्स ओके, सिंस इट्स लाइव शो व्हाट वी हैव। हम बड़ी खबर में बात करेंगे बलदियाती मसाइल को लेकर, और इसके साथ साथ जो जराइम है शहर कायद में उन पे हम बात करेंगे। कराची की ये हम किसी भी वक्त हम बात करें किसी ज़माने में मुल्क का जदीद तरीन शहर कहलाता था, और शहर की दुनिया भर में अपनी एक शनाख्त थी, लेकिन अब इस शहर की पहचान और शनाख्त लातादाद बलदियाती मसाइल और जराइम की आमाजगाह बन चुकी है। शहर के मसाइल पर हम प्रोग्राम में अक्सर बात कर चुके हैं और मुसलसल बात करते भी रहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि कराची हमारा जहाँ पे एक हब है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। सिंध में बलदियाती इदारे अगस्त 2020 से गैर फाल हैं। सबसे बड़ा शहर है और बलदियाती निज़ाम नहीं है। मसाइल के हल के लिए बलदियाती इलेक्शन को नागुज़ीर करार दिया जा रहा है, लेकिन बलदियाती इलेक्शन पिछले 2 साल से तातुल का शिकार है। बलदियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद के 16 अजला में इलेक्शन होने हैं, लेकिन ये 2 बार मुलतवी हो चुके हैं। 2 दिन पहले सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था, जिसमें बताया गया कि सूबे में जो सैलाबी सूरत हाल है और जो पुलिस या जो तमाम तर चीज़ें इदारे हैं वो मसरूफ़ हैं। अक्टूबर को इलेक्शन 23 अक्टूबर को जो होने थे वो इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, इसलिए उन्हें मजीद 3 माह के लिए मौखर किया। बिल्कुल, और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इस बात पर 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि बलदियाती इलेक्शन की मुकर्रर तारीख 23 अक्टूबर है। आपको पता है पहले डिले किए गए थे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने कहा अमन अमान को कायम रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, आप इसको कायम करें, इलेक्शन होंगे। कराची के मसाइल कब हल होंगे, दैट्स अ क्वेश्चन। एक जानिब बलदियाती मुझे बहुत दुख होता है, बहुत पढ़ी लिखी एलीट, पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी कौम यहाँ पे बसती है, और उनकी हालत क्या है कि वो बलदियाती मसाइल से छूटते हैं तो स्ट्रीट क्राइम्स में फंस जाते हैं और वहाँ मारे जाते हैं, और महंगाई तो है ही, वो तो चल ही रही है, बिजली के मसाइल तो हैं ही। हमारे साथ इस वक्त हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं। आपने अक्सर कराची के मसाइल पे बात करते सुना है। अमीर जमात इस्लामी हैं कराची से, मेरी इनसे बराह रास्त भी, बल्कि अगर हाफिज़ साहब को याद हो तो इलेक्शन के अंदर हमारी एक मुलाकात भी हुई थी, उसमें भी हमने बड़ा डिटेल्ड एक इंटरव्यू किया था इनका। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल को देखते हुए हम ज़रा बात कर लेते हैं हाफिज़ साहब से और पूछते हैं कि उनकी जमात क्या सोच रही है। हाफिज़ साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपको सुबह खैर भी। मसाइल वही हैं, मुझे मालूम है, अगर मैं सवाल करूँगा तो आपको मालूम है कि वही टिपिकल सवाल है, क्योंकि सूरत हाल बदली नहीं है, हुकूमतें आती जाती रहीं, लेकिन मसाइल अपनी जगह पे कायम रहे। अब अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं कि वो बुनियादी मसाइल जिनका हम तस्करा कर रहे हैं ये हल क्यों नहीं हो पाए अब तक, इतनी जमातें तब्दील होने के बावजूद कराची में, तो आपका क्या जवाब होगा? बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखें, कराची का जो सबसे बड़ा मसला है, अगर आप कहीं से शुरू करें तो वो ये है कि कराची की ऑनरशिप कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता। एक घर होता है तो घर का सरबराह और घर वाले उसकी ऑनरशिप लेते हैं कि ये हमारा घर है, तो उसके मसाइल हमारे मसाइल हैं। उसमें अगर पानी का प्रॉब्लम पैदा होगा, प्लम्बरिंग का कोई काम होगा, बिजली का कोई काम होगा, अगर घर के मालिक घर के मसाइल से दिलचस्पी ना लें तो घर बर्बाद हो जाता है। कराची का मसला यही है कि यहाँ इसके जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे उनका ताल्लुक सियासी लोगों से हो या गैर सियासी लोगों से हो, इस्टेब्लिशमेंट से हो, या फिर उन लोगों से जिनको भारी भारी मैंडेट कराची वालों ने दिया, वो इस शहर को ऑन नहीं करते। हर आदमी मफाद परस्ती में लगा हुआ है, यहाँ से लेते हैं, यहाँ पर कुछ देते नहीं है। ये शहर इन गए गुजरे हालात में भी पिछले साल के मुकाबले में इस साल के जो फिस्कल ईयर में 42% इसने ज्यादा इनकम टैक्स अदा किया। 42%। ये शहर वो है कि जिसने जो है वो 67% पाकिस्तान का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। 35 to 40% जीडीपी पूरे पाकिस्तान का, बहुत बड़ी बात है, वो कराची पर इन्हिसार है उसका। इसी तरह से आप आ जाइए तो जो इसकी एक्सपोर्ट है, जो हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट पे ही हम खड़े हुए हैं जैसा भी है, 54% एक्सपोर्ट कराची से होती है। जो शहर इतनी बदतरीन सूरत हाल में, टूटी हुई सड़कों के साथ, पानी मौजूद नहीं, बिजली की माफिया मौजूद है, के इलेक्ट्रिक, और हुकूमत की सरपरस्ती उसको मौजूद है, और सब कुछ के बावजूद अगर इतना ग्रो करने की सलाहियत रखता है
तो आप सोचें कि अगर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ये ठीक करेंगे, जैसा ये था वैसा बनाने की कोशिश करेंगे, इसके मास ट्रांजिट पे काम होगा, इसके तो ये किस ट्रांसपोर्टेशन पे हद काम तक होगा, प्रोडक्टिव इसको शहर पानी हो फराहम सकता किया जाएगा। है? बिल्कुल। अच्छा हाफिज साहब, एक और बात, ये जिस तरह से पाकिस्तान के लिए कितना प्रोडक्टिव होता है। बिल्कुल बिल्कुल हाफिज साहब, आपने भी खुद भी बात की कि अभी ओवरऑल सिस्टम हमें नजर नहीं आता, कोई कराची को ओन करने को तैयार नहीं है, और बल्दियाती निज़ाम किसी भी शहर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक स्टेट लेवल पे जो काम होते हैं शायद वो उस तरह से ऑपरेशन नहीं हो सकते जो कि बल्दियाती निज़ाम उनको ऑपरेट कर सकता है। अब ये जो बल्दियाती इलेक्शन है जो 16 अजला में मेरे ख्याल से होने हैं, तो वहाँ इनको दोबारा से मौखर करना जो सिंध हुकूमत ने दरख्वास्त दी है, आप इसको किस हद तक इसकी तायद करते हैं या नफ़ी करते हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। और साथ साथ पुलिस जो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जो तमाम तरह अथॉरिटीज़ हैं या इंतज़ामिया है वो मसरूफ़ है सैलाबी सूरत हाल में, इसलिए ये बल्दियाती इलेक्शन मौखिर किए जाए। देखें, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यहाँ 15वां साल है, ठीक है ना। तो 14 साल से लगातार और अब 15वें साल में दाखिल हो गए, उससे इसकी हुकूमत चल रही है और मुसलसल इनकी हुकूमत है, और 2 साल से बल्दियाती इलेक्शन इन्होंने रोक के रखे हुए हैं। उससे पहले भी जब 2015 में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, वो भी कोर्ट के कहने पर हुए थे, खुद नहीं कराना चाहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि ये जमहूरियत वाली पार्टी है, हमने कुर्बानियां दी हैं और यूं किया है और वूं किया है। जमहूरियत की जीम का नुक्ता नहीं आता इनको, इसलिए कि पार्टी में भी डेमोक्रेसी नहीं है, वसीयत और विरासत पे पार्टी चलती है, और इन्हीं का नहीं है। अच्छा, हैरत की बात यह है कि इस मसले के ऊपर जो बड़ी पार्टियां हैं वो ज्यादा आवाज भी नहीं उठाती। नून लीग भी इंतखाब नहीं कराना चाहती और पीटीआई भी नहीं कराती। कोर्टों के जरिए से इंतखाबात होते हैं। आप देखें पंजाब में नहीं हो रहे, दोनों की हुकूमतें चलती रहती हैं, इंतखाबात कराना नहीं चाहते। इसी तरह से केपी में भी जबरदस्ती कोर्ट ने करवाए, पीटीआई बार बार कोर्ट में गई कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो इसका मतलब यह है कि जो बड़ी पार्टियां हैं इनका माइंडसेट यह है कि लोकल बॉडीज जो कि हमारे लिए बहुत बुनियादी अहमियत रखती है, शहरियों के लिए, मुल्क के लोगों के लिए, उनको ये एम्पावर नहीं करना चाहते। ये अपने ही पार्टी के लोगों से खौफजदा होते हैं क्योंकि ये आमरियत पे चलती हैं इनकी पार्टियां। अच्छा, लेकिन हाफिज साहब एक बुनियादी नुक्ता है, एक बुनियादी नुक्ता है, और हम जब ये छेड़ते हैं तो कुछ स्टेक होल्डर्स को बुरा भी लगता है, लेकिन ये बुनियादी नुक्ता है कि बहरहाल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चाहे वो इलेक्ट रूरल सिंध से होके आती है और रूल कराची पे करती है, या जिस तरह से भी है उनके जो सीएम है वो एक जमहूरी तरीके से आए हुए हैं। तो फिर इस प्रोसीजर को आप तब्दील कैसे करेंगे? आज की तारीख में भी जब पूरा सिंध डूबा हुआ भी है पानी के अंदर, उसमें भी जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है वो नहीं डूबा। सिंध डूबा है लेकिन वोट बैंक अपनी जगह पे है। सो भुट्टोइज्म इज देयर। आप उसको कैसे नेगेट कर सकते हैं? फिर इसका तरीकाकार क्या होगा कि कराची के ऊपर वो रूल करे जिसके पास कराची का मैंडेट है? हमें पता है कि इस वक्त कराची का मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है, अगर हम सीट्स का अंदाजा लगाते हैं, अगर हम इलेक्शन को देखते हैं, लेकिन उस पर रूल पीपल्स पार्टी कर रही है। तो ये कैसे फिर फैसला होगा इसका? तो ये तो बुनियादी स्ट्रक्चरल एक क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं है हम सबके पास। देखें, ये बहुत सारे सवाल आप लोग दोनों ने एक साथ कर दिए। अब मैं कोशिश करूंगा, आप भी अगर मौका दें। एक तो आ जाए ना जरा पीपल्स पार्टी पे, इनके माइंड सेट पे, ठीक है ना। इनका माइंड सेट है ये नीचे की सतह पर इख्तियारात मुंतकिल नहीं करना चाहते। दूसरी बात, आप कहते हैं पीपल्स पार्टी रूल कर रही है, पीपल्स पार्टी वडेरा शाही की बुनियाद पर रूल कर रही है, इसका जेन्युइन डेमोक्रेसी से ताल्लुक नहीं है। इसकी तफसील सिर्फ इतनी सी है कि अभी जो लोग डूबे हुए हैं, जिनको इन्होंने डुबोया है, जिनको इन्होंने अपग्रेड नहीं किया, इनकी जिंदगियों को बेहतर नहीं बनाया है, जब ये अपने अपने गांव में जाएंगे तो वही छोटा वडेरा उस छोटे गांव के ऊपर हुक्मरान होगा, वही आखिर में इनको एक राशन दे देगा, और जिन लोगों ने भी इसकी खिदमत की है वो सब लोग बेचारे भूल जाएंगे। सप्रेस्ड लोग हैं बिल्कुल, इनको जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है, इनको दबा के रखा गया है। इनके लिए उनके ये छोटा वडेरा, बड़े वडेरे, और बड़े वडेरा उससे बड़े वडेरे से मिले हुए होते हैं। ये बड़े वडेरे जिस पार्टी को ज्वाइन करते हैं वो पार्टी पॉपुलर हो जाती है। पीपल्स पार्टी का इससे क्या ताल्लुक है? यही सिंध था, और यहां पर जब एस्टेब्लिश ने मैनेजमेंट की थी तो पीपल्स पार्टी नहीं थी, और इनके यही वाले वडेरे दूसरी पार्टियों में चले गए थे और दूसरी पार्टियां हुकूमत कर रही थी। तो ये तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी एक जबरदस्त किस्म की इक्वेशन है, जिसके नतीजे में ये रूल करते हैं, और ये अंदरूनी सिंध के लोगों को दबाकर उनकी गर्दनों पर पैर रखकर असम्बली में अक्सरियत हासिल कर लेते हैं और रूल करते हैं। अब आ जाइए उन लोगों की तरफ जिनको कराची के लोगों ने भारी भारी मैंडेट दिया। देखें, भारी मैंडेट दिया, 35 साल तक दिया, और बाद में उन्होंने लेना शुरू कर दिया खुद ही, जरूरत ही नहीं पड़ी फिर देने की। दोनों सूरतें हुई। मानता हूं शुरू में एमक्यूएम को वोट पड़ते थे, लेकिन एमक्यूएम ने बेवफाई की। एमक्यूएम ने हमारा मैंडेट वडेरों का हाथ तो बेचा, बार बार सेनेट में बेचा, विजारतों पर बेच दिया, गवर्नरशिप पर बेच दिया। इतना भारी मैंडेट तो तारीख में किसी को नहीं मिला, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद पीटीआई से लोगों ने तवक्को बांधी थी और इनको 14 कौमी असम्बली की सीटें दी, लेकिन इन्होंने पलटकर कराची को नहीं देखा। इन्होंने न कराची की धांधली को 2013 में
यानी जब ये पूरे 126 दिन का धरना इस्लामाबाद में दे रहे थे, ये 4 हलकों की बात करते थे, कराची के 21 हलकों की बात नहीं करते थे, जहां पर बदतरीन धांधली हुई थी 20 हलकों के अंदर, ठीक है ना। तो इन्होंने कराची को, इनकी हिस्ट्री है, कभी कभी ओन नहीं किया। इसी तरह 30 एमपीए बैठे रहे, इन्होंने बल्दियाती इख्तियारात के लिए क्या किया? हमने धरने दिए, हमने 29 दिन का धरना दिया, हमने एहतजाज किया, हमने हक दो कराची तहरीक हम 5-6 साल से चला रहे हैं। हम के इलेक्ट्रिक माफिया के खिलाफ नहीं है। के इलेक्ट्रिक तो विफाक का सब्जेक्ट था, पीटीआई 3.5 साल इख्तिदार में रही, इसने के इलेक्ट्रिक माफिया को सपोर्ट तो किया, गवर्नर हाउस इनका सहूलतकार तो बना। जिस तरह जुबैर साहब गवर्नर थे तो तब नून लीग इनको सपोर्ट करती थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी करती थी, और विफाक में जब पीटीआई तो उसने के इलेक्ट्रिक माफिया को सपोर्ट किया। आपकी जमात को भी रोड तक नहीं बना सके जो विफाक की थी। ठीक, आई होप मैंने इनफ टाइम आपको दिया आंसर के लिए। मेरा अगला सवाल ये है जी, एक मिनट जी प्लीज। देखिए, मर्दमशुमारी तो विफाक का सब्जेक्ट था। 14 कौमी असम्बली की सीटें जीतकर पीटीआई और 4 एमक्यूएम दोनों इत्तेहादी थे, दोनों ने मिलकर हमारी गिनती आधी कर दी। ये सूबाई हुकूमत ने नहीं किया था, ये विफाकी हुकूमत नहीं किया था। कोटा सिस्टम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इमरान खान साहब ने बढ़ाया था। तो कराची के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। इसलिए कराची के वो लोग भी जो पीटीआई को पसंद करते हैं और इमरान खान को, इन बल्दियाती इंतखाब में वो जमात इस्लामी को वोट देना चाहते हैं। आप आके सर्वे कर लीजिए। अच्छा, मेरा सवाल यही था, और ये सवाल आपसे बहुत दफा हुआ है, मैंने सुना है, लेकिन फिर भी मैं सवाल ये करना चाहता हूं, क्योंकि शायद दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर द टाइम बीइंग, कि उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि जी वो वडेरा शाही से आते हैं, तहरीक इंसाफ आ जाती है या एमकेएम आ जाती है मैंडेट को लेने के बाद, और उस मैंडेट को एज पर योर वर्ड्स बेच दिया जाता है अपने मफादात की खातिर। उसके बावजूद कि आप अपने जो जमात इस्लामी है वो एक बहुत भारी भरकम वजूद का दावा करती है, और वो वजूद हमें ऑन स्ट्रीट्स नजर भी आता है। जब कभी कोई हक की बात करनी हो, कोई धरना करना हो, कोई जुलूस करना हो, तो आपकी जमात की स्ट्रेंथ हमें नजर भी आती है, इवन सोशल वर्क के अंदर भी नजर आती है, लेकिन कन्वर्ट नहीं होती, वोट्स में कन्वर्ट नहीं होती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं पिछले 2-3 इलेक्शंस के नताइज की बुनियाद पे कह रहा हूं। अब आई डोंट नो आप उसको धांधली कहेंगे या आप उसको कहेंगे कि वाकई ऐसा हुआ, लेकिन हमें बजाय जो नंबर्स नजर आते हैं उसकी बेस पे मैं कह रहा हूं, ऐसा क्यों है हाफिज साहब? हाँ, ये बात सही है, आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, लेकिन उसके जवाब मौजूद है ना। देखें, 2001 में नेमतुल्ला खान साहब बने थे, एमक्यूएम के बायकॉट की वजह से हमने बल्दियाती इंतखाब जीता था, ये बात सही है जी। लेकिन 2005 में हम जीत रहे थे, हमें हरा दिया गया, मुशर्रफ साहब ने नारो कर लिया। 2002 का इलेक्शन, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि सबको पता चल जाए, 2002 का कौमी इलेक्शन जमात इस्लामी की 5 सीटें थी, उस वक्त एमएमए के नाम से हम लड़े थे, और एमक्यूएम को हमने हराया था, पूरी ताकत वाली एमक्यूएम को हराया था, लेकिन हमारे रास्ते रोके गए और आगे उनको जो है वो पूरा का पूरा शहर उनके हवाले कर दिया गया। ये हिस्ट्री है। अब आ जाइए 2000, अब ये जाहिर है कि यहाँ पर जो कुछ चलता रहा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं यहाँ किस तरह से फिर पूरा शहर काबू होता था, बंद होता था, खुलता था। अब जब ये पीटीआई को लोगों ने वोट दिया तो जाहिर है कि उनकी चॉइस थी, उन्होंने पीटीआई की नेशनल वेव से मुतासिर होकर वोट दिया। कुछ सीटें वो जीते और कुछ आरटीएस सिस्टम की वजह से जीते, ये बात दुनिया जानती है, इसको मुझे ज्यादा तफसील बताने की जरूरत नहीं है। ये मैं मानता हूँ वोट बहुत पड़ा, कराची के लोगों ने पीटीआई की चॉइस की 2018 में, 13 में भी की थी, 18 में भी की, लेकिन पीटीआई ने कराची के लोगों को बहुत मायूस किया। उनकी लीडरशिप पूरे 3.5 साल में 3.5 दिन के लिए भी नहीं आई, बल्कि 3.5 घंटे पर विजिट भी नहीं आई, और रात एक भी नहीं गुजारी। पैकेजेस पे पैकेजेस का ऐलान किया, पलट के पूछा नहीं, कोई एक प्रोजेक्ट नहीं किया, उसकी वजह से मायूसी है। इसका रिफ्लेक्शन आपने देखा लास्ट जो कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ, जमात इस्लामी ने उसमें कमबैक किया पॉलिटिक्स, ठीक है। जमात इस्लामी अब कराची की एक इंतखाबी हकीकत बन गई है। पहले तो सिर्फ ये बात सही थी, हम एहतजाज करते थे, हम बड़ी बड़ी रैलीज करते थे और वोट में कन्वर्ट नहीं होता था। अब ये पिछले 1.5-2 साल से वोट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ है, और आप जितने पॉलिटिकल ओपिनियन के सर्वेज हैं आप कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त कराची के लोग सिर्फ एक ही बात करते हैं कि हमें कराची में जमात इस्लामी का मेयर चाहिए, इसलिए कि जमात इस्लामी ही इस वक्त कैपेबल है जो पीपल्स पार्टी से लड़ भी सकती है, इनसे मसले हल भी करवा सकती है और अपने इख्तियार के मुताबिक काम भी कर सकती है। ठीक है हाफिज नेमर, बहुत शुक्रिया आपका जी। ये मौजू बड़ा वसी है, चूंकि कराची शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसके मसाइल इतने बड़े हैं, ये 5-10 मिनट के अंदर नहीं डिबेट हो सकती, लेकिन हम याद दहानी के लिए, और चूंकि बड़ी जमात है और पॉलिटिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग जमात है जमात इस्लामी, तो हमने कहा मौक़िफ़ लें, हम दीगर जमातों से भी बात करते रहते हैं और करते रहेंगे ये जानने के लिए, लेकिन वी होप कि जल्दी से कराची के मसाइल हल हो। एग्जैक्टली, और लोकल बॉडीज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है एक शहर के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जी, और अब हम बात करेंगे कुछ मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ नॉर्दर्न एरियाज़ का और पंजाब तक का सफ़र करने वाली गज़ल फारूकी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। पहली दफ़ा गज़ल ने अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर नॉर्दर्न एरियाज़ का टूर किया, फिर वो खुद मोटरसाइकिल पर नॉर्दर्न एरियाज़ का सफ़र उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और गज़ल फारूकी अगर हम बात करें वैसे तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन इनको ट्रैवलिंग का शौक़ है, और साथ साथ सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये अपने वालिद साहब जो कि काजी फारूकी साहब हैं उनके साथ ट्रैवल करती हैं। और आज ये फादर एंड डॉटर वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम इनके जर्नी के हवाले से बात करेंगे और ये जो सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजीनियर होना एक अलग चीज़ है और फिर ट्रैवलिंग का शौक़ होना एक टोटली अलग चीज़ है। तो उस पर आज हम बात जी बिल्कुल, हमारे साथ ये दोनों शख्सियात मौजूद हैं, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। आप दोनों वेलकम करेंगे हम फारूकी साहब एंड गज़ल फारूकी साहिबा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद गज़ल, राइट? मुझे लगता है कि ऐसे आइडियाज़ आपके ही हो सकते हैं कि आपने बाबा को कहा कि चलते हैं और फिर खुंजराब तक ही चले जाते हैं, और वो भी मोटरसाइकिल के ऊपर। तो गज़ल, वाज इट योर आइडिया या अंकल ने कहा था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर, और आप सबको सलाम। बाकी ये है कि बाइक राइडिंग का जो शौक है वो बाबा से ही मुझको हुआ है। तो अच्छा। बाबा को जी कंटिन्यू कीजिएगा गज़ल। जी, तो बस बाबा को देख देख के शौक बड़ा था। फिर यूनिवर्सिटी में मुझे अब्बा ने एक स्कूटर दिलाई थी, तो वो मैं कम्यूट पर्पस के लिए यूज करती थी यूनिवर्सिटी जाने आने के लिए। बस फिर वहां से फिर एक और बाइक दिलाई अब्बा ने जो कि जॉब के लिए थी। और बस फिर जैसे ही अब्बा और अच्छा सबसे पहला जो ट्रिप था वो अब्बा और भाई का था बेसिकली, वो 52 डेज का ट्रिप था। तो उससे आई गॉट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन कि अगर भाई जा सकता है अब्बा के साथ तो मैं क्यों नहीं। तो बस फिर तरीके से मैंने और अब्बा ने नेक्स्ट ईयर प्लान बनाया कि अब मैं उनके साथ जाऊंगी। एंड फिर इसी तरह से जो है ना बिल्डअप होता रहा इंटरेस्ट के। पहले मैं अब्बा के साथ एज अ पिलियन राइडर गई, यानी उनके पीछे बैठ के गई, और अब जो है फिर अब मैं अलग अपनी बाइक पे जाती हूँ और अब्बा अपनी बाइक पे। सो काजी साहब भी हमारे साथ, आपके वालिद साहब से हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। वैसे तो बड़ी बात होती है नॉर्मली, जिस तरह से अभी गज़ल में बता रही हैं कि बेटे के साथ आपने पहला टूर किया, बेटियों को इनकरेज करना और स्पेसिफिकली बाइक के ऊपर कि वो जाएं, और जिस तरह हमने कहा पहला स्कूटर भी आपने गज़ल को दिलवाया, उसके बाद मोटरसाइकिल लेके दी। तो ये आपने एज अ फादर बहुत सारे जो कह लें ना फादर्स को इंस्पायर किया है। सो आपकी थॉट प्रोसेस, आपका इतना कॉन्फिडेंस होना गज़ल पे, इस हवाले से भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं पाकिस्तान में या दुनिया में, उनको अपने बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं महसूस करना चाहिए, उन दोनों को बराबर फील करना चाहिए। और मैं जब बेटे को जो फैसिलिटी देता हूँ तो मैं अपनी बेटी को भी चाहता हूँ कि वही फैसिलिटीज उसको भी दूँ। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि ये लड़की है, ये नहीं कर पाएगी और चोट लग जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरी वाइफ भी जो है वो बड़ी डेयरिंग है और उन्होंने कभी इस में रुकावट नहीं डाली। अगर एक बेटी जा रही है तो उन्होंने बिल्कुल ले जाएं अगर इसका शौक है। और मैं चाहता भी ऐसा, क्योंकि गज़ल का और मेरा माशाल्लाह बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ भी जाएं साथ साथ हम लोग हों तो बहुत अच्छा है। जब ये अपनी घर की हो जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे क्या होता है आगे। इस ट्रिप के अंदर लीड कौन कर रहा था? हु वाज द लीडर? मैं आपको सच बताऊं, मैं ही आगे बैठा हुआ था, लेकिन अब गज़ल लीड करती है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मुझसे अच्छी राइडर हो गई है और बहुत अच्छी एडवेंचर जो कहना चाहिए ना, एडवेंचर राइडिंग गज़ल के ऊपर तो मैं समझता हूँ खत्म है। ये उन रास्तों पे मुझे ले जाती है जहाँ मैं कहता हूँ कि बड़ा खतरनाक है या मत जाओ, लेकिन वो कहती है बाबा जाना है, अगर खतरनाक रास्तों से नहीं गुजरेंगे तो फिर क्या फायदा बाइकर होने का, फिर एडवेंचर का आएगा। अच्छा, मैं आपसे ये भी जरूर जानना चाहूंगा कि व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी, खास तौर पे जो आपका पहला ट्रिप था, अलग अलग आप लोगों ने राइड किया, बेस्ट पार्ट क्या था? आप दोनों अलग अलग, पहले गज़ल से हम जानेंगे। गज़ल, व्हाट वाज द बेस्ट दिस जर्नी? अच्छा, यू टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ट्रिप जो मैंने बाबा के साथ किया था, ये जो अलग अलग बाइक्स पे किया था? सॉरी, वी मिस द फर्स्ट। जी बोलिएगा गज़ल। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट ट्रिप में हमारा क्या था, जब मैं पिलियन राइडर थी या जब हमने नहीं, अभी जो रिसेंटली आपने फादर के साथ जो आपने ट्रेवल किया जिसमें आप अलग अलग बाइक्स के ऊपर गए, उसमें द बेस्ट पार्ट ऑफ योर ट्रिप? द बेस्ट पार्ट तो यही था, अभी रिसेंट ट्रिप हमने अपने कश्मीर का किया था। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हम कश्मीर गए थे। हमें कश्मीर का बिल्कुल नहीं पता था और इलाकों का बिल्कुल नहीं पता था। तो बेस्ट पार्ट यही था कि बस ये साथ साथ होते थे लेकिन अलग अलग बाइक्स पे होते थे।
तो अच्छा लगता था। कभी मैं आगे हो जाती थी, कभी बाबा आगे हो जाते थे। तो इट इज ऑलवेज गुड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद योर पेरेंट्स। पता नहीं मेरे साथ हमेशा से ये रहा है बचपन से ही कि अम्मा अब्बा ने अपने इतने क्लोज रखा है कि दोस्तों की इतनी जरूरत नहीं पड़ी। हमेशा अब्बा ही मेरे दोस्त थे और अम्मा ही मेरी दोस्त थी। तो वो हम लोग को उस तरीके का बॉन्ड है। तो इट्स ऑलवेज बीन गुड ट्रैवलिंग विद हिम। ठीक हो गया। काजी साहब, जिस तरह से अभी गज़ल कह रही है कि आपने तो बड़ी दोस्ती रखी, लेकिन चूंकि आपको ऑलरेडी ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, अब नॉर्मली जब लोग इस तरह से, अब तो खैर बहुत ज़्यादा टूरिज्म को लेकर और इस तरह से लोग ट्रैवल करते हैं बाइक्स के ऊपर, मोटरसाइकिल्स के ऊपर, अब सो क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए जब आप एक ट्रैवल पे निकलते हैं, स्पेसिफिकली जब बच्चे या फैमिलीज़ के साथ आप लोग जा रहे हो? तो जी देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी जो बाइक्स हैं वो बिल्कुल मेंटेन रखनी होती है, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि आपकी सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए। और चौथी बात जो ये है, आपको नेचर से प्यार होना चाहिए। ये तमाम चीजें जब यकजा होती हैं तो बहुत खूबसूरत सफर होता है। वेरी नाइस, वेरी वेल स्पोकन फारूकी साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे हमें बात करके। अब हमें ये बताइए कि अक्सर हमारे माशरे में ये ट्रेंड है कि देख खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से बच्चों पे रोब रखना चाहिए, बेटियों पे ख़ास तौर पे। और बहुत सारे लोग हमारे रूरल एरियाज़ में ये भी करते हैं कि वो न सिर्फ बेटियों को पढ़ाते कम हैं, उनकी जल्दी शादियां भी कर देते हैं कि ये तो जिम्मेदारी है, तो लाइबिलिटी है, इसको सर से उतारो, अपने घर की हो जाए, जो करना है करती फिरे। और माएँ क्या कहती हैं, बेटा जो करना है अपने शौहर के साथ कर लेना, शादी के बाद ये एडवेंचर जो कभी मौका नहीं मिलता। ये वो बातें जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। तो आप तो बड़े एक्सेप्शनल वालिद हो गए, ये माशरा गलत सोचता है या आपको लगता है नहीं मेरा फैसला ठीक नहीं था? नहीं, असल में बात यह है कि जो जनरेशन गैप बनता जाता है, लोग पुराने ख्यालात के हैं कि जो परदादा ने कहा वो दादा ने, फिर वो अब्बा ने, तो वो एक सीढ़ी चलती रहती है। लेकिन मैं कहा कि ये तो बहुत बुरी बात है, हर चीज में चेंज आ रहा है। आटा जो है 10 रुपए से लेकर अगर 120 रुपए किलो हो गया तो फिर हर चीज में चेंज आना चाहिए। तो बाकी मैंने ये सिर्फ यही अपने दिल में सोचा कि भाई पूरी आजादी आप अपने बच्चों को दें, उनके ऊपर इम्पोज ना करें कि आप क्या है, देखो शेर की निगाह से और सोने का निवाला। ये बहुत अच्छा मुहावरा है, लेकिन इसमें आप बच्चे के पोटेंशियल को किल करते हैं। आपके अब दरमियान खौफ पैदा कर देते हैं कि अब्बा आए तो बच्चे छुप जाएं सोफे के नीचे। भाई अब्बा आए कोई जिन थोड़ी है। मुराद ऐसी चीजों से मैंने बड़ा परहेज किया है और मैं उसका कायल ही नहीं हूँ। खराश आप करें, अच्छा बुरा होने से ठीक हो गया। जबरदस्त। बच्चों में चीखना शुरू कर दिया। थैंक यू वेरी मच काजी साहब, बहुत शुक्रिया। एंड गजल आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड आई मस्ट से मैं पूछती हूँ, लेकिन गजल एक कॉम्प्लीमेंट जरूर दूंगी मैं आपको कि आपके वालिद साहब, यू आर लकी टू हैव सच फादर, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को ऐसे वालिद साहब की ज़रूरत होती है जो उनको मोटिवेट भी करें और इनकरेज भी करें। एट द एंड गजल आप कुछ ऐड करना चाहें? थैंक यू सो मच। नहीं, बिल्कुल आपके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल बाबा जो है वो बिल्कुल, मैं भी इनफैक्ट मेरे से ज्यादा मेरे फ्रेंड्स इनको बहुत पसंद करते हैं और कहते हैं काश हम इनकी बेटियां होते। तो ये तो वाकई है, बाबा इज माय बेस्ट फ्रेंड और ही इज अ रोल मॉडल टू अ लॉट ऑफ पीपल, टू अ लॉट ऑफ पेरेंट्स। So thank you so much. Thank you. अल्लाह मियां आपके वालिद साहब को लंबी जिंदगी दे। थैंक यू वेरी मच काजी साहब, बहुत शुक्रिया। गजल आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एडवेंचर्स। आप लोग इसी तरह से ट्रेवल करते रहें और बहुत चीन तक जाएं। हाँ, चीन तक जाएं, आगे गुजरात से भी आगे। गजल फारूकी और उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और अभी आगे बढ़ना है हमने। और मौसम सरमा के आगाज में अगर हम बात करें तो साइबेरिया के ठंडे इलाकों से लाखों परिंदे हजारों किलोमीटर की उड़ान भरते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचते हैं, लेकिन हर साल इन मेहमान परिंदों की तादाद कम होती जा रही है। इसकी क्या वजूहात है? आसिफ महमूद का एक पैकेज है, आपको वो दिखाते हैं। आसमान की वसतों में ऊंची उड़ान भरते ये हजारों परिंदे साइबेरिया के सर्द इलाकों से हिजरत करके ऐसे ममालिक का रुख करते हैं जहां ये सर्दियां गुजार सके। आंखों में नई जिंदगी का ख्वाब सजाए ये मेहमान परिंदे पाकिस्तान भी आते हैं, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों से इनकी तादाद कम होती जा रही है। वेटलैंड्स को डेवलप करना चाहिए और वाटरफाउल्स के लिए बड़ी बड़ी सेंचुरीज बनानी चाहिए जिसमें लोग बंदूक से शूट ना करें बल्कि कैमरे से शूट करें, और वहाँ पर पिकनिक स्पॉट्स बनाए जाएं, बर्ड वॉचिंग एरियाज बनाए जाएं।
पाकिस्तान आने वाले महाजिर परिंदे जो फलाई रास्ता इख्तियार करते हैं इसे इंडस फ्लाईवे या ग्रीन रूट कहा जाता है। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर परिंदों की 668 इकसाम पाई जाती हैं, जबकि महाजिर परिंदों की 380 इकसाम पाकिस्तान आती हैं, जिनमें तलोर, अकाब, मुख्तलिफ तरह की छोटी बड़ी मुर्गाबियाँ, कूंज, हंस, नीलसर, सुरखाब, मग और दीगर आबी परिंदे शामिल हैं। शहरियों का कहना है ये मेहमान परिंदे हमारे माहौल की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। पहले वो आबी परिंदे बहुत ज़्यादा थे, अब बहुत कम हो गए हैं। उनकी रीज़न ये है कि लोग उनका शिकार करते हैं और शिकार कोई शौक के लिए या रखने के लिए, नस्ल कशी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो शिकार अपने खाने के लिए कर रहे हैं। हंटिंग कानूनी है या गैर कानूनी, मेरे ख्याल से उस पर पाबंदी होनी चाहिए। इन परिंदों को भी ज़िंदगी जीने का हक है। पंजाब वाइल्ड लाइफ ने 1 अक्टूबर से आइंदा साल 31 मार्च तक इन मेहमान परिंदों के शिकार की इजाज़त दी है, लेकिन गैर कानूनी शिकार का सिलसिला पहले से ही शुरू हो चुका है। गुज़श्ता 1 माह के दौरान फाल्कन समेत दीगर परिंदों के गैर कानूनी शिकार के 700 के करीब वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। जो लोग वायलेशन करेंगे उन्हें जुर्माने होंगे, सजाएं होंगी और उनकी पकड़ दकड़ होगी, कोई क्रैकडाउन होगा उनके अगेंस्ट। शूटिंग लाइसेंस जो है वो हम पूरे साल के लिए जारी करते हैं। कोई भी शहरी पाकिस्तानी जो है जिसके पास वैलिड आर्म्स का लाइसेंस है, अपना असला लाइसेंस है, वो शूटिंग लाइसेंस हासिल कर सकता है। बाद शिकारी परिंदों का शिकार महज शौक के लिए करते हैं, जबकि ज़्यादातर इन परिंदों ख़ास तौर पर फाल्कन और तलोर पकड़कर इनको इंतहाई महंगे दामों फरोख्त करते हैं। नई रुतों के ये मुसाफिर परिंदे हमारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा हैं, लेकिन पाकिस्तान में पानी की कमी, आबी आलूदगी और बेतहाशा शिकार की वजह से ये मेहमान परिंदे हमसे नाराज़ होते जा रहे हैं। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। रिपोर्ट आपने देखी, ब्रेक लेते। वेलकम बैक। प्रोग्राम के शुरू में हमने जिक्र किया था, बहुत ज़रूरी है, द सिटी ऑफ गार्डन्स लाहौर की हम बात कर रहे थे। इट वाज सिटी ऑफ गार्डन्स, आई मस्ट से। अभी तो दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। बड़ा दुख होता है ये देख के कि ऐसा क्यों है लाहौर जैसे इतने खूबसूरत शहर के साथ। बैनुल अक़वामी वेबसाइट जो रिपोर्ट करी उसके मुताबिक आज जो आलूदगी का इंडेक्स है यहाँ पे 186 186 रिकॉर्ड किया गया है। फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है। कम करने के लिए ठोस इक़दाम ओबियसली नहीं किए गए। इसमें हम सब का हिस्सा है, हम सब शहरियों का, हम सब पाकिस्तानियों का। माहिरीन ये कहते हैं कि शहरियों को बिला ज़रूरत घर से नहीं निकलना चाहिए। 44% आलूदगी लाहौर में गाड़ियों की वजह से है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ बाकियात हैं फसलों की, फैक्ट्रियों का धुआं है, ये सब कुछ मिलजुल कर एक स्मोक की शक्ल बनाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात है, ट्रैफिक पुलिस है, ज़िला इंतज़ामिया है, उसने कुछ इक़दाम तो किए हैं। सूबे भर में 1000 से ज़ायद जगहों का विजिट किया गया है। कुछ 500 के करीब रिपोर्टेडली जो आलूदगी फैलाने वाले पॉइंट्स थे उनको रोका गया है, जुर्माने किए गए हैं, FIRs हुई हैं, लेकिन ओबियसली दे आर नॉट इनफ। सो हमने इस पर बात करनी है कि इसका मजीद सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। राइट नाउ वी हैव द स्पोक्स पर्सन महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से साजिद बशीर साहब हमारे साथ। बिल्कुल, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच साजिद, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो महकमा माहौलियात के हवाले से बात करें। अब चूँकि स्मॉग हम देख रहे हैं, कंट्रोल करने के लिए क्या पेशगी इक़दाम किए गए हैं? देखिए जी, हर साल की तरह इस दफा तो हमने स्मोक आने का वेट नहीं किया। हमने पहला जो क्रैकडाउन था वो हमने मई के मंथ में स्टार्ट किया और उसके बाद सितंबर के स्टार्ट में हमने स्पेशल एंटी स्मोक स्क्वाड्स बनाए जो कि पहली बार बने हैं पंजाब में, और उसमें हमने अब तक तकरीबन 1300 के करीब हमने इंडस्ट्री चेक की है और जिसमें से हमने 500 के करीब जो है उनको हमने सील किया है। दूसरा, हम लोगों को ये कह रहे हैं कि लोगों को अब हम लोग इस तरफ लेके आ रहे हैं कि अब जब तक आप पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस नहीं लगाएंगे हम किसी सूरत आपकी इंडस्ट्री को चलने नहीं देंगे। तो उसके ऊपर लोगों को सेंसिटाइज भी कर रहे हैं, लोगों को जुर्माने के जरिए भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, सीलिंग भी कर रहे हैं। और अभी तक हमने जितने ये एंटी स्मोक स्क्वाड्स ने सीलिंग की है इनको हम डीसील नहीं कर रहे। इनको डीसील हम एक ही कंडीशन पर करेंगे कि ये अपना एमिशन कंट्रोल सिस्टम स्क्रबर वगैरह लगाएंगे, देन हम इनको चलाएंगे। ठीक है। बाकी अब तक ये बताइएगा साजिद के इदारा माहौलियात ने कितने स्पेशल स्क्वाड्स बनाए हैं, तश्कील दी है, और अब तक कितनी इंडस्ट्रीज के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है? बेसिकली हमने टोटल जो है अभी स्पेशल जो स्क्वाड्स हैं वो हमने 7 बनाए हैं, जिसमें से 3 लाहौर में ऑपरेट कर रहे हैं और बाकी जो इसमें से 4 हैं उनमें से एक फैसलाबाद, शेखुपुरा, मुल्तान और सियालकोट में ऑपरेट कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो हमारे फील्ड ऑफिसर हैं वो अलग काम कर रहे हैं, मगर जो एंटी स्मोक स्क्वाड्स हैं उनको हमने स्पेशल असाइनमेंट दी हैं कि जो मोस्ट पोल्यूटेड इंडस्ट्री है वो उनके खिलाफ जो एयर पोल्यूशन से रेलिवेंट है
उनके खिलाफ जो है ना वो एक्शन ले रहे हैं। अभी तक तकरीबन लाहौर के अंदर हमने तकरीबन 500 के करीब इंडस्ट्री चेक की है, जिसमें से 300 इंडस्ट्री हमने बंद कर दी है। और इसमें ज्यादा स्टील इंडस्ट्री। साजिद, गाड़ियों का क्या करना है? गाड़ियां सबसे बड़ा सोर्स है इसका, गाड़ियों का क्या करना है, क्या कर रहे हैं आप लोग गाड़ियों का? गाड़ियों के लिए हमने इस दफा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को असिस्ट करने के लिए 2 स्पेशल एंटी स्मोक चेकिंग स्क्वाड्स बनाए हैं, जिसमें विकस जो व्हीकल इंस्पेक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस और हमारे लेबोरेटरी का स्टाफ शामिल है। अभी एक स्क्वाड हमने ठोकर पे तैनात किया हुआ है और दूसरा हमने रावी वाली साइड पर किया हुआ है। और अब तक तकरीबन वो भी अराउंड जो है तकरीबन 2000 के करीब गाड़ियां चेक कर चुके हैं। और उसमें अब होता ही है कि हम मौके पे गाड़ी रोकते हैं, अगर उसकी एमिशन ठीक नहीं है तो व्हीकल्स वाले उससे एडवांस फीस ले लेते हैं कि वो जाके अपनी व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट लें उनसे, देन फिर हम उसके डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं। और अगर सेकंड टाइम में गाड़ी पकड़ी जाएगी तो फिर हम गाड़ी बंद कर देंगे। अच्छा साजिद, एंड में क्विकली बताइएगा, ऑब्वियसली हर एक की जिम्मेदारी है कि इसमें अपना रोल प्ले करे, मीडिया कैसे रोल प्ले कर सकता है आपके जो डिपार्टमेंट है इसको इन्फॉर्म करने के हवाले से, क्विकली बताइएगा। बेसिकली हमने अपना ट्विटर और फेसबुक का प्लेटफॉर्म हमारा मौजूद है, फिर हमने एक व्हाट्सएप का नंबर भी वेबसाइट पर दिया हुआ है। अगर आपको अपने सराउंडिंग में कोई ऐसी इंडस्ट्री नजर आती है जो काला धुआं छोड़ रही है या एक्सेसिव स्मोक दे रही है। ठीक है साजिद, आपसे बात करते रहेंगे, टाइम हमारा खत्म हो गया, इंशाल्लाह दोबारा भी बात होगी कि सूरत हाल बेहतर हो। क्विक ब्रेक, आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हम गुल्लू भाई से। गुल्लू भाई आप कहेंगे कौन है, हम तो जानते नहीं हैं क्योंकि कम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं द लेजेंड, 300 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन साहब की, और उफेरा आज उनसे 1-on-1 मुलाकात करवा रही हैं आपकी। देखते हैं क्या बात होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे दौलत, इज्जत और शोहरत पसंद ना हो। हर कोई ये चाहता है कि उसे अच्छे नाम से याद रखा जाए, लेकिन इन सब के हसूल के लिए एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी अनथक मेहनत। आज जिस पर्सनालिटी से मैं आप लोगों की मुलाकात करवाने के लिए आई हूँ, उन्होंने शोबिस इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया, बहुत मशहूर भी हैं। मैं बात कर रही हूँ उस शख्स की जिन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री में 300 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे हैं, मैं बात कर रही हूँ द लिविंग लेजेंड गुलाम मोहिउद्दीन साहब की। तो आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू आपकी उस दौर से जब आप छुप छुप के फिल्में देखने जाया करते थे, और मैंने सुना है कि आप आधी आधी फिल्म करके देखते थे ताकि घर वाले आपको पकड़ ना सकें। तो क्या था वो माजरा, ज़रा वो बताएं। एक्चुअली पहले मैं रहता था कराची, तो वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 सिनेमा थे। अच्छा, उन दिनों तो बहुत बुरा समझा जाता था फिल्में देखना, ठीक है ना, उस ज़माने के जो पेरेंट्स थे। लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे वो, मेरे फादर अल्लाह गनी की रहमत करे उनको, तो वो बहुत लिबरल माइंडेड थे, लेकिन अपने ऊपर मुझे खौफ था कि कहीं पता ना लग जाए। तो मैं ये करता था कि जो भी शो स्टार्ट होता था उसमें टाइमिंग करके पहले 1 घंटे की फिल्म देखता था, फिर मैं आ जाया करता। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं टाइमिंग करता था, अच्छा वो सीन खत्म हो गया होगा, बाकी का आधा 1 घंटा रह गया। हाँ, फिर जाके फिर 1 घंटे के बाद देखती तो पता भी नहीं लगता था। और क्रिकेट खेलने का मुझे शौक था तो मैं किट पहन के जाता। तो कभी पकड़े नहीं गए इस पूरी जर्नी में? मेरे फादर को कहा लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि आपको बेटा फिल्में बहुत देखता है। तो एक दिन वैसे ही मेरे फादर ने इनडायरेक्ट मैंने पूछा, तो मैंने अपने फादर को कहा, मैंने कहा आपको किसने बताया? कहने मेरे दोस्तों ने। मैंने कहा वो क्यों देखते हैं फिर फिल्म, वो भी तो देखते तो फिर आपकी फैमिली स्ट्रिक्ट थी और आपको सिनेमा नहीं जाने देती थी, लेकिन फिर एक दिन उसी बेटे ने कहा कि मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है। कितना मुश्किल था अपने घर वालों को बनाना? 71 की वॉर के बाद मेरे कॉलेज में एक नोटिस बोर्ड पे मैंने देखा कि वहाँ एक नोटिस लगा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स फौजी भाइयों के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहें वो अपने प्रिंसिपल का लेटर लेके तो आ जाए रेडियो स्टेशन। और ये आपका फर्स्ट टाइम था अभी? ये मेरा फर्स्ट टाइम। अच्छा। लेटर लेके मैं गया, यावर मेहदी साहब थे रेडियो पे जो स्टूडेंट्स के प्रोग्राम करते थे, तो उन्होंने मेरा ऑडिशन किया और उन्होंने अप्रूव किया। वहाँ से मैंने वो काम किया। फिर उसके बाद मैंने मॉडलिंग की, फिर 2-3 बहुत अच्छे थिएटर किए। उस ज़माने में तो बहुत अच्छे थिएटर होते थे। उसके बाद फिर मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए काम किया, PTV के प्लेज मैंने किए। फिर मेरा एक प्ले था कासिम जलाली साहब का, कितनी आंखें कितने ख्वाब। उस प्ले को देखा शबाब किरानी साहब, जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, डिस्ट्रीब्यूटर, राइटर, डायरेक्टर, स्टूडियो ऑनर। देन ही ऑफर्ड मी कि आप
फिल्म में काम करूं। फिर मैं आ गया लाहौर, शबाब साहब मुझे ले आए। फिर पहले मेरा नाम है मोहम्मद में कास्ट नहीं हुआ था। पहले एक फिल्म थी शिकवा, उसमें मोहम्मद अली साहब मेरे बड़े भाई बने हुए। तो एक फिल्म थी इंसान और इंसानियत। सर शिकवा आपकी पहली फिल्म थी, तो शिकवा फ्लॉप हुई थी या हिट हुई थी? ना वो फ्लॉप हुई है ना वो हिट हुई, क्योंकि उन दिनों बारिशें बहुत हो रही थी। अच्छा। ऑलमोस्ट आप समझे कि फ्लडेड था सारा मुल्क। और वो बारिशों की नजर हो गई। जानते हैं, सऊदी अरब के लोग जानते हैं, चाइना में तो फिर लगी थी ना फिल्म 15-16। चाइना में आपके स्टैचू भी लगे थे? स्टैचूज भी लगे। और इसी फिल्म के बाद लगे थे? हाँ, मेरा नाम है मोहब्बत। मेरे साथ ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है कि मुझे बड़ी वैरायटी मिली है, डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, यू नो। फिर मैंने एक्शन फिल्में भी बहुत की हैं, वेस्टर्न स्टाइल की, और पंजाबी फिल्में बहुत की हैं। मैंने सिखों के कैरेक्टर बहुत किए हैं। फिर हमारे जो बलोची भाई हैं कराची में, मकरानी कॉमेडी भी की है। जीवा फिल्म थी शिकवा, जिसमें जीवा में उसमें मैंने कॉमेडी रोल किया। सर 300 से ज़्यादा आपने फिल्में की, जिसमें पंजाबी भी हैं, उर्दू भी हैं, तो आप अपनी फिल्म को किस तरह से सिलेक्ट करते थे? क्या आप स्क्रिप्ट देखते थे या आप ये देखते थे कि ये डायरेक्टर बहुत अच्छा है या मेरा दोस्त है तो मैं ये फिल्म कर लेता हूँ? उस दौर में बाज़ाब्ता स्क्रिप्ट सेशन होता था। अच्छा। और स्क्रिप्ट दिया जाता था, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता था, फिर मैं अपना कैरेक्टर देखता था, फिर मैं पूछता था मेरे साथ हीरोइन कौन है। तो मेरे से जो सीनियर्स थी उन्होंने भी मेरे साथ काम किया, जो मेरे साथ की थी वो भी, जो मेरी जूनियर्स थी। तो लगता ये था कि हम लोग जो हैं वो घर नहीं जाते, सेट पे ही रहते हैं। सेट पे ही रहते हैं। यहाँ से निकले 2, 4, 5 घंटे इसका काम किया, फिर दूसरे सेट पे, फिर तीसरे सेट पे। ये भी हुआ है कि दिन में शूटिंग मरी में की, एबटाबाद में की, रात को लाहौर में की, फिर नेक्स्ट डे फिर सुबह 7 बजे की फ़्लाइट से चले गए, यू नो। जॉइंट वेंचर्स भी काफ़ी बने, तो मेरे भी 3-4 जॉइंट वेंचर्स थे। एक पाकिस्तान रशिया का एक जॉइंट वेंचर था, तिलिस्म जज़ीरा, हाँ, उसमें मेरे साथ रशियन लड़की हीरोइन थी। और पाकिस्तान, थाईलैंड एंड बांग्लादेश, श्रीलंका, वो भी मैंने बहुत किए हैं। एक तरफ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का इतना अरूज था कि हमें लोग कॉपी किया करते थे हमारे कंटेंट को, लेकिन अब अगर हम देखें तो अब वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती है। इदारे जो होते हैं ना उनको हमेशा अफराद बनाते हैं, वैसे लोग नहीं रहे। लेकिन उस लेगेसी को हम लोग क्यों नहीं अडॉप्ट कर सके? और आज हम कहते हैं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो अभी भी अपने रिवाइवल पर है। जब एक स्कूल बंद होता है तो कम से कम 50-60 स्टूडेंट्स उससे मुतासिर होते हैं। बिल्कुल। तो एक प्रोडक्शन हाउस बंद हुआ, उनका अपना एक स्टाइल था फिल्में बनाने का, जैसे शबाब साहब। किसी और का प्रोडक्शन हाउस बंद हुआ, उसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर इंतकाल कर गए। बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें आहिस्ता 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 ख़त्म हो कर गई। फिर हम एक फार्मूले पे आ गए, वही गंडास हमार का। फिर हम गुल्लू भाई की बातें आपको सुनाएंगे। फिल वक्त एक न्यूज़ अपडेट है हमारे पास। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आप तक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से आई है। वॉशिंगटन में एक तकरीब में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर, जो कि नवंबर में हो रही है, उसके बाद वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। इस हवाले से मजीद आगाह करते रहेंगे आपको अपने बुलेटिन में। और एक बार फिर चलते हैं उफेरा और गुल्लू भाई के दरमियान होने वाली बातचीत दोबारा देखते हैं। सर आपको ये नहीं लगता कि पहले का एक्टर और आज का एक्टर जो है उसमें प्रोफेशनलिज्म की कहीं कमी है? हाँ, पहले के जो एक्टर थे उनमें प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा था। आप बिलीव करेंगे कि जनवरी 1975 मेरी पहली शूटिंग। अच्छा। और मुझे जो कॉल टाइम मिला वो ये था कि सुबह 6:30 बजे हम आपको पिक करेंगे। गाड़ी आ गई, मैं लेट हो गया। जब मैं स्टूडियो पहुंचा हूँ तो आप यकीन करें, स्टार्स जो रियल जेन्युइन स्टार्स हैं पाकिस्तान की, जैसे मोहम्मद अली साहब तैयार टहल रहे थे लॉन में, तो मैं शर्मिंदा हो गया। और आप यकीन करेंगे पूरे 7 बजे हमारा शॉट हुआ था सुबह। अच्छा सर, आपने बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ काम किया, जिसमें सुल्तान राही साहब थे, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे, तो कैसा फील होता था जब आप सेट पे जाते थे और इतने बड़े लोगों के साथ आपने टेक देनी होती थी? नर्वस होते थे? कभी फील होता था कि कहीं भूल ना जाऊं, या पहले से प्रिपेयर करते थे खुद को? मैं अल्हम्दुलिल्लाह नर्वस कभी नहीं हुआ। मैं बड़ी बड़ी डिग्निटरीज के साथ भी मिला हूँ, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ मेरे आर्गूमेंट्स किए। बहुत सारी मूवीज़ में आपने ट्रेजिक सीन भी किए होंगे, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई ट्रेजिक सीन करना हो लेकिन हंसी छूट जाए? एक दफ़ा हुआ था, मेरा नाम है मोहब्बत में, मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था उस सीन में कि मैं खुद ही रो पड़ा था बहुत। वो इस तरह का सीन था। और उस फिल्म में सेकेंड हाफ जो था उसमें लोग रोते थे जब सिनेमा हॉल से निकलता था, और मैं और बाबरा शॉट के बाद हंसते थे। और उस हंसी की वजह क्या थी?
बस कुछ भी नहीं, है भी कोई शरारत हो गई, कोई बात हो गई। बाबरा बड़ी शरारती होती थी। एक्शन जब करते थे कभी डर लगता था? कोई ऐसा सीन जब आपने करना हो लेकिन आपने एक दफा सोचा हो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरी एक फिल्म थी आतिश, उसमें मैंने ट्रेन की फाइट की थी। तो कभी चोट वगैरह लगी एक्शन करते थे? बहुत चोटें लगी, बहुत जख्मी हुआ मैं। मेरी अपनी एक फिल्म थी आंधी और तूफान, उसमें मैंने अपने आप। फैंस भी जवान थे, तो कोई ऐसा कोई क्रेजी मोमेंट है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या, अब आपने सवाल किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जब नया आया तो उन दिनों हमारी फिल्में इंग्लैंड में भी लगती थी, मेरी 2-3 मूवीज वहाँ लगी हुई थी। मेरे पास एक लेटर आया इंडिया से, वो हिंदू लड़की थी, वो इंग्लैंड में पढ़ती थी वो, और वो फिर चली गई इंडिया। तो उसमें उसने ये लिखा कि मैं आपको बड़ा एडमायर करती हूँ, आई विश कि मैं आपको कभी मिलूँ। मैं भूल गया, मैंने उसका जवाब नहीं दिया। बड़े अरसे के बाद, तकरीबन 25-26 साल बाद, मैं 2006 में मैं गया इंडिया वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस के साथ, क्योंकि मैंने सिखों को काफ़ी रोल किए हैं। वहाँ हम लोग एक यूनिवर्सिटी में थे, तो वहाँ पे एक लड़की आ गई, उसने मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया। लेकिन कभी कोई ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको लेटर लिखा हो, कभी कोई आपको ख्वाहिश की कि आपको मिलना है? स्टोरी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मुझे लगता है कि वही लड़की थी जिसने लेटर लिखा। वही लड़की थी जिसने मुझे लेटर लिखा था। फिर क्या रिएक्शन था आपका उस टाइम? तो मैंने उसको सॉरी किया। अच्छा सर, आपके दौर के जितने भी एक्टर्स हैं, अगर उनमें से देखें आजकल जो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं वो जावेद शेख साहब हैं, तो आपको क्या लगता है इसकी क्या रीज़न है? बिकॉज जावेद शेख कराची में रहते हैं, मैं लाहौर में रहता हूँ, साथ मेरा बिजनेस भी है, मुझे उसको भी लुक आफ्टर करना होता है। सर, अगर गुलाम मोहिउद्दीन एक्टर ना होते तो क्या होता? या मैं क्रिकेट में चला जाता और मुझे पता है कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर भी बन जाता। अगर क्रिकेट में ना जाता तो आजकल का जो माहौल है तो शायद मैं पॉलिटिक्स में चला जाता। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके जो बड़े हैं, जो हेड्स हैं उन पार्टी के, उन लोगों ने मुझे पर्सनली ऑफर की। अगर आपको वजीर आजम बना देते हैं तो कौन से 3 काम है जो आप करेंगे? सबसे पहले एजुकेशन, और मिलावट के मैं बहुत खिलाफ हूँ। सर, अगर आपके अवार्ड्स की बात करें तो कितनी लंबी लिस्ट है और कितनी बड़ी एक फहरिस्त है जो आपको मिल चुके हैं? छोटे लेवल के, बड़े लेवल के जितने अवार्ड्स हैं मुझे, वो मुझे मिल चुके हैं, जिसमें एशियन कल्चरल अवार्ड है, ग्रेजुएट अवार्ड्स हैं, वो काफ़ी हैं, बोलान अवार्ड है, कोई 8-9 मेरे पास निगार अवार्ड्स हैं, जो बहुत बड़े अवार्ड हुआ करते थे, पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड होते थे। 2 मेरे पास प्रेसिडेंट अवार्ड हैं, कैलिफोर्निया के मेयर हैं, उन्होंने फिर मुझे अवार्ड दिया, उन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग अस ओवर, और बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बात कर आपकी ज़िंदगी के बारे में जानकर, और आप इस मुल्क का सासा हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको सलामत रखे, और हम आपका काम जो है वो देखते रहें स्क्रीन पर। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मौसम तेजी से बदल रहा है और बदलते मौसम का ख्याल हम रखते हैं। आज वैसे मौसम से ज्यादा हम रिलेटेड बातें करें ना, क्योंकि हम मौसम वाकई बदल रहा है। साइबेरियन परिंदे एंड देन अभी लेकिन हम जिक्र सैलाब का कर रहे हैं, चूंकि हमने पहले दिन से ये बेड़ा उठाया था कि हम सैलाब जदगान अपने बहन भाइयों को भूलेंगे नहीं। जो हम इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं वो करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ मौसमियाती तब्दीलियों को भी बीच में ले आएंगे। सूरत हाल बदतर है जी इन इलाकों में, ये आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। बदबूदार पानी है, जो सैलाब मुतासरीन है बेचारे मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। जो पेट की बीमारियाँ हैं वो तो अलग है, लेकिन स्किन इटसेल्फ, स्किन की बहुत ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ पे। इस वक्त मुल्क भर में तकरीबन 60,000 के करीब जो मुख्तलिफ मुतासरीन है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। और सिंध में 300 से ज़ायद अफराद जाँ बक भी हुए हैं मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से। ज़्यादातर लोग वैसे मलेरिया, डायरिया, गैस्ट्रो वगैरह का शिकार है, लेकिन जल्दी अमराज कौन से हैं जो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, इनका तदारुक, कुछ हद तक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, और फिर आम हम लोगों में भी जिल्द के हवाले से कुछ जो मसाइल, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मानूर रियाज मौजूद हैं। ये खुद प्रैक्टिस करती हैं इस हवाले से, और इनसे हम बात भी करते हैं, और अमला इनसे हम मालूमात भी लेते हैं। बिल्कुल मानूर, आपको हम खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हम मौसम की तब्दीली पे इन जेनेरिक बात करते हैं, देन फिर हम सैलाब की जानिब भी आते हैं। मौसम, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, और डेफिनेटली हम इस के बारे में डिस्कस करते हैं
हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो मौसम तब्दील होने के हवाले से डॉक्टर मानूर क्या क्या मसाइल आते हैं स्किन रिलेटेड? मौसम तब्दील जब होता है तो डेफिनेटली ड्राइनेस, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको स्किन के अंदर जो है वो मॉइस्चर की जो है वो कमी हो जाती है, ड्राइनेस ज़्यादा होने शुरू हो जाती है, आपको हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। इन दिनों में डैंड्रफ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं और जनरली एक हाइड्रेशन लेवल जो है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा वाटर इंटेक भी नहीं कर रहे होते बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा जो है वो केयर भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि लग रहा होता है कि अभी इतनी एक्सट्रीम चेंजेस नहीं आई कि हम अभी फ़ौरन उसके रेलेवेंट जो हैं वो चीज़ों को टेक इन करें। और डेफिनेटली उसमें यह है कि हाइड्रेशन लेवल भी कम होता है तो ड्राइनेस भी होती है और केयर कम होती है। तो आप ये कह रही हैं कि पानी का और जो चीज़ें हम खाते हैं इसका स्किन केयर से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है? बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 90% जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दे आर रिलेटेड टू योर हेल्थ, एंड आपकी जो डाइटरी इंटेक है वो किस तरह का है उससे रेलेवेंट रिलेट करती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल बहुत सी हार्मोनल इश्यूज़ जो हैं वो पेशेंट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें डिफरेंट स्किन कंडीशंस आ जाती हैं, पिगमेंटेशन की, हेयर फॉल की, फेशियल हेयर ग्रोथ की, या आपकी एक्नी की। तो ये सारी चीज़ें जो है रिलेट कर रही होती हैं हमारे डाइटरी पैटर्न के साथ, हमारे लाइफस्टाइल के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं तो उसके अंदर हमारी डिफरेंट हार्मोन्स के इश्यूज़ हो जाते हैं। तो उसमें यह है कि फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो आपके स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप जर्नलाइज्ड भी अगर उन्हें फॉलो करें तो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे अच्छा बेहतरी आती है। डॉक्टर मानूर, ऑब्वियसली अभी हमने अपनी बात तो की, अब सैलाब नसरीन के हवाले से बात करते हैं। वहाँ पर जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है। पानी का जिस तरह से हमने देखा कि वहाँ पानी का इंटेक जो है वो जैसे पानी गंदा है, वहाँ पर साफ पानी नहीं है, उस पानी को कंज्यूम करने से भी बहुत सारे स्किन रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। अब क्या रिकमेंड किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिकल कैंप्स वहाँ पे लगाए हुए हैं, बहुत सारे इश्यूज को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हेल्प हो जाए? सैलाब के जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उनमें बहुत सारे जो अभी प्रॉब्लम्स हैं उनमें ऐसे हैं जो कंटेजियस हैं, जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट के साथ फैल रहे हैं, या एक तो ये कि गंदे पानी ज़ाहिर है ऑब्वियसली उसमें सिवरेज भी है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, टॉक्सिसिटी है, केमिकल्स हैं जो कि मिक्सड अप हुए हैं और वो आपकी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। उसमें आपको ज़ाहिर है मल्टीपल जो आजकल कॉमनली वहाँ पे ज़्यादा डिजीज़ेस स्प्रेड हुई हुई हैं, उनमें आपके क्या कहते हैं स्केबीज बहुत ज़्यादा फैली हुई है, क्योंकि उसमें आपकी हाइजीन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। आपके स्किन के ऊपर लीजन्स बन जाते हैं और वो स्प्रेड करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने वहाँ से स्क्रैच किया है और वही चीज़ आपने हाथ अपना किसी बेड पे लगाया, टॉवल पे लगाया, या क्या कहते हैं आपने किसी को वैसे किसी से कांटेक्ट हुआ है तो वो एकदम स्प्रेड कर जाती है, ठीक है। और उसमें जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट टू जो हाइजीन है। अब हाइजीन डेफिनेटली वहाँ पे इतनी ज़्यादा अभी फ़िलहाल ऑब्वियसली लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है और पॉसिबिलिटीज़ भी कम है, लेकिन ये कि स्टिल उसमें बहुत ये है कि थोड़ा सा ख्याल अगर किया जाए इन चीज़ों से रेलेवेंट के उससे रेलेवेंट आपके डिफरेंट सोप्स वगैरह का यूज़ किया जाए, या उनकी ये कि एक दूसरे के टॉवल्स वगैरह ना यूज़ किए जाएंगे, बेडिंग शीट्स को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। जो कि हमारी तरफ से भी यहाँ पे ये होना चाहिए कि उन लोगों को मतलब जितना हम मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं ये चीज़ें उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बुनियादी एहतियातें हैं जो कंटीजियस कोई भी डिजीज़ है जिल्द की कि वो ना फैले, इसमें यही है कि आप टॉवल ना शेयर हो और कांटेक्ट कम हो और फिर सोप्स वगैरह का इस्तेमाल, यही इसका हल है। उसमें यह है कि अब जो इसमें जो ज़्यादा मेनली आजकल जो वहाँ पे स्प्रेड हुई हुई है उनमें ज़्यादातर ये है क्या कहते हैं स्केबीज फैली हुई है। उसमें ये है कि इसको अगर हम आसान लफ्जों में कहें दाने वगैरह बन जाते हैं, बिल्कुल बरो लाइक लीजन्स बन जाते हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो ये एब्सेसेस बन जाते हैं जो इन्फेक्शन से नॉर्मली बन जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, फंगल इन्फेक्शन से। टीनिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि वो ये कि सैलाबी पानी में जब जाहिर है आप चलते हैं बेयर फुटेड, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपना सफ़र कर रहे होते हैं, तो उसमें यह है कि पाँवों के दरमियान, उंगलियों के दरमियान वो एब्सेसेस बन जाते हैं जिनके अंदर पस लाइक होते हैं। दे आर पेनफुल एज वेल, बट ये कि उनके अंदर ये होता है कि अगेन उसमें ये होता है कि डैम्प और मॉइस्ट इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए प्रॉपरली। जो है उनमें क्लोथिंग का जो है वो उसमें जाहिर है उसको कोशिश की जाए कि जो सैलाबी पानी से कपड़े गंदे हुए हैं उनको वॉश करके दोबारा मतलब वो करें ताकि ये कि उसमें उनको
स्प्रेड ना हो। और उसके अलावा ये कि उसमें क्या कहते हैं एंटी फंगल ओरल जो हैं वो भी और इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि जो लोग डोनेट करें चीजें या जो उनमें मेडिसिन का ये है, बिल्कुल ये चीजें सोप्स और इस तरह की चीजें जो है वो ज्यादा उनको। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। आप अपनी स्किन को लेकर ये वो चीज़ है जिसमें सबसे ज्यादा हम एहतियात नहीं करते मुझे लगता है। बिल्कुल स्किन रिलेटेड इश्यूज को आप केटर करें जितना मैक्सिमम हो सके, और सलाम मुतासरीन के हवाले से जो भी आप हेल्प करें उसमें सोप्स और दीगर चीज़ों को ज़रूर मलूज़े खाते रखें ताकि वहाँ पे जो स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं वो सॉर्ट हो सकें। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो बात करते हैं अब माइंड मैटर्स में। आज वकार अहमद मलिक साहब बात कर रहे हैं डॉक्टर रुबीना परवीन की किताब बरतानवी हिंद में मुस्लिम खवातीन के यक रोज़ा उर्दू सफ़रनामे के हवाले से। देखते हैं क्या है इस किताब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मालूमाती किताब का तारुफ आपसे करवाना है। और इस किताब के हवाले से ये बताऊं कि इसमें जो कंटेंट है बहुत ही दिलचस्प है। आपको मालूम है कि जो 18वीं सदी गुजरी है, 19वीं सदी और फिर 20वीं सदी के अवाइल, ये वो अदवार हैं, ये वो सदियाँ हैं जिनमें बहुत अच्छा लिखा गया, उर्दू में बहुत अच्छा लिखा गया। बहुत सारी किताबें जो हैं वो बरतानिया चली गई। और फिर आपको मालूम है कि जिस तरह रज़ली आब्दी ने आब्दी साहब ने किताब लिखी, किताबें अपने आबा की, तो आप जब उस किताब को पढ़ते हैं तो आप हैरत ज़दा रह जाते हैं कि कैसा कैसा इल्मी ख़जाना जो है वो 7 समंदर पार चला गया। इसी हवाले से एक किताब है डॉक्टर रुबीना परवीन की, इन्होंने कमाल काम किया। इन्होंने किया ये है कि 1898 से 1947 तक बहुत तहकीक तलब काम था। इस पूरे दौर में, यानी 1898 से 1947 तक जितने रिसालों में या मुख्तलिफ़ जगहों पे बरतानवी हिंद में मुस्लिम ख़वातीन ने यक रोज़ा जो उर्दू सफ़रनामे लिखे थे उनको एक किताबी शक्ल दी है। अब देखिए कि कितना नैरो डाउन हो गई है रिसर्च जो है, कमाल रिसर्च है कि एक तो बरतानवी हिंद, एक मुस्लिम ख़वातीन और फिर उसके ऊपर यक रोज़ा उर्दू सफ़रनामे। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत किताब है। और ये जितने भी सफ़रनामे हैं ये एक रोज़ा हैं। मतलब किसी ने रेल पे की गाड़ी पे सफ़र किया तो उसने रुदात लिख दी, किसी ने कोई मोटर, उस वक्त एक हैरत अंगेज़ चीज़ थी तो मोटर के वाले से लिख दिया, किसी ने एबटाबाद का लिख दिया। यानी कोई किसी का भी कोई भी एक्सपीरियंस है। और उस वक्त आपको मालूम है कि लोगों के लिए आमदोरफ्त के इतने ज़राए उस तरह थे नहीं। और ये जो सफ़रनामे थे, चाहे ये एक रोज़ा थे, इनकी अपनी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अहमियत थी। लोग इसी तरह सैर करते थे किसी के सफ़रनामे पढ़ के, और तो इस हवाले से भी इनकी एक अहमियत है। और दूसरी, जब इन सफ़रनामे आप पढ़ रहे होंगे तो इनमें से कोई 1930 का लिखा हुआ है, कोई 1915 का लिखा हुआ है। उस पर्सपेक्टिव में जाइएगा कि देखिएगा कि उस वक्त रेल जो है लोगों को कैसे हैरत ज़दा करती थी। सफ़र जो है वो इस वक्त उस दौर में कितनी बड़ी चीज़ हुआ करती थी। और फिर ये बिल्कुल आम राइटर्स हैं, ख़वातीन हैं, और एक मासूमियत है इनकी तहरीर में। एक जिस तरह एक मासूम बच्चा हैरत ज़दा हो जाता है और हैरत से इर्द गिर्द चीज़ों को देखता है, उस तरह की आपको एक मासूमियत नज़र आएगी। मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। ये बेसिकली अक्स पब्लिकेशंस हैं जिन्होंने ये शाया की है, और इसकी जो फहरिस्त है थोड़ा सा देखिए कि क्या कमाल है। मेरा एक सफ़र, दरगाह की सैर, एक बहन की सैर, हमारा सफ़र, बम्बई से अदन तक, लाहौर मॉडल टाउन की सैर। अच्छा, ये सारे सफ़र जो हैं ये 1930 और उस दौर की किए हुए हैं। सफ़र हज, नफीस दुल्हन है उन्होंने लिखा है। फिर रिजविया खातून है जिन्होंने एक सफ़र लिखा है, रेल का सफ़र। फिर अजीज़ा खातून है, उन्होंने भी रेल का सफ़र लिखा है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको आगे बताता हूँ। किराया की गाड़ी में सफ़र, यानी किराए की गाड़ी में सफ़र का कैसा एक्सपीरियंस था, उस वक्त एक हैरत अंगेज़ चीज़ थी। टेक्सला की सैर। फिर आगे आप चलते हैं तो एक है कि एबटाबाद की एक सुबह। और यकीन कीजिए कि आप अगर एबटाबाद की एक सुबह पढ़ लें तो आपको बिल्कुल भी, अगर आपने अभी का एबटाबाद देखा हुआ है तो आपके लिए ये बड़ी एक अजीब व गरीब तहरीर होगी कि एबटाबाद जो है वो क्या कभी ऐसा भी हुआ करता था। मैं आपको थोड़ा सा रेल का सफ़र, क्योंकि उस वक्त रेल जो थी एक बहुत कमाल चीज़ थी और हैरत भी डालती थी लोगों को। मेरा सफ़र एक सफ़र का नाम है, 21 जनवरी 1933 में लिखा गया। मुबारक दुल्हन है जिन्होंने ये सफ़र लिखा। और ये मैं आपको थोड़ा सा इसके पैराग्राफ इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपके अंदर एक शौक़ पैदा हो और आप ये किताब ज़रूर पढ़ें। मुसलमानों में सफ़र का शौक़ बिल्कुल उठ गया है। लोग घर से कदम बाहर रखते हुए डरते हैं और सफ़र को सकर कहते हैं। मर्द तो खैर फिर भी सफ़र करते रहते हैं, लेकिन औरतों को बहुत कम सफ़र का मौका मिलता है। औरतों का सफ़र भी क्या, बुरका के खौल में मलफूफ, अगर बुरका से मुँह निकाल कर कहीं झाँक लिया तो हमारे चौकीदार फ़ौरन टोक देते थे, मुँह ढाको वो कोई आ रहा है, देखेगा और क्या कहेगा।
हमारा सफ़र क्या होता था? एक जेल से दूसरी जेल का तबादला होता था। ये 1933 में लिखा हुआ। रेल के सफ़र में हमें नहीं मालूम होता कि हम किस खित्ते से गुजर रहे हैं, कौन कौन से स्टेशन आए गुजर गए। मोटर के सफ़र में तो ये भी नहीं मालूम होता कि कहाँ जा रहे हैं। गाड़ी और टांगों में काल कोठरी का लुत्फ आता है। अब बताइए कि सफ़र में तबादला ख्यालात कैसे किया जाए और मालूमात में इजाफा हो तो कहाँ से? अक्सर बच्चे सफ़र में सवालात किया करते हैं, अम्मा ये दूसरी रेल की सड़क क्यों बनी हुई है? स्टेशन में पर बहुत सी पटरियाँ क्यों बिछी होती हैं? गार्ड के हाथ में लाल हरा कपड़ा क्यों होता है? हमारी रेल इतनी देर तक जहाँ क्यों ठहरी हुई है? तो अम्मा कहती कि फजूल दिमाग क्यों खाए जाते हो? अम्मा को खुद नहीं पता, बच्चे को खाक समझाएं। आगे लिखती हैं कि अक्सर रेल में मक्कार औरतें सफ़र करती हैं जो हमारी नातजुर्बा कारी से फ़ायदा उठाती हैं। इसलिए सफ़र में देखभाल कर अपने हम सफ़र पर एतबार और भरोसा कायम करना चाहिए। जब मैं जनाना डब्बे में आकर बैठी तो चंद बहनें बुरखा उड़े नकाब उठाए बैठी थी। मेरे दाखिल होते ही सब ने नकाब डाल ली और मुझे नकाब में से इस तरह झांकने लगी जिस तरह औरतें घूंघट में से झांका करती हैं। बुरके देखकर मैं बहुत खुश हुई कि रास्ता अच्छा कटेगा, लेकिन इस हरकत ने मुझे चौकन्ना कर दिया। मैं उनके लिए एक अजनबी मर्द की तरह थी। इनके आपस के इशारे किनारे अजब मज़ाहिका खेज़ थे। और ये सफ़र आगे जाता है और हैरान कुन तौर पर ये जो ख़वातीन हैं एक रेल के सफ़र में है कि वो जो ख़वातीन हैं वो बेसिकली मर्द होते हैं और ख़वातीन का अलग डब्बा होता है। इसी तरह एबटाबाद जो है उसके हवाले से एक खातून है जिन्होंने लिखा है, एबटाबाद की एक सुबह मौसम बरसात में 12 अगस्त 1933, आह मेरी ज़िंदगी के वो आखिरी अय्याम जो मैंने अपने अजीज़ों के साथ इस पहाड़ी मकाम पर बसर किए, जिसके एक एक दिन की याद दिल को तड़पा देती है और उम्र भर तड़पाएगी। इंसान की अकल और दिलो दिमाग पर गफलत का एक पर्दा पड़ा है। वो इस कदर गाफिल है कि उसे कभी अपने मुस्तकबिल का ख्याल नहीं आता और वो माजी की नाखुशगवारियों में भूल कर हाल की नापायदार खुशियों में सरशार हो जाता है। मुझ पर चंद दिन ऐसे आए कि मौसम बरशुगाल की मखमूर हवाओं ने गुज़श्ता कल्बी सदमात को मेरे दिल से थोड़े अरसे के लिए महव करके मुझे खुद मदहोश कर दिया। तो इस तरह ये एबटाबाद का बड़ा ही खूबसूरत सफ़रनामा है, बहुत ही मासूमियत से लिखा हुआ, एक हैरत से जो एक इंसान देखता है, एक ऐसी चीज़ जिस पर उसको यकीन ना आ रहा हो। एबटाबाद का हुस्न था ऐसा। और एबटाबाद के हवाले से फिर जो उनकी डे की रूटीन है, मसलन नाश्ता जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये जब भी चीज़ें आप उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं, उस तनाजुर में देखते हैं, और बिलखुसूस जब ये आप ये देखते हैं कि 1898 से 1947 के माबैन दरमियान की ये सफ़रनामे हैं, एक रोज़ा सफ़रनामे हैं, मुस्लिम ख़वातीन ने लिखे हैं, बरतानवी हिंद की मुस्लिम ख़वातीन ने ये सफ़रनामे लिखे हैं, और ऐसी ख़वातीन ने लिखे हैं जो कि कोई बहुत बड़ी राइटर नहीं थी, बल्कि जिस तरह उस वक्त रिसालों में लिखने का एक रवाज था, बड़ी मासूम और ख़ूबसूरत तहरीरें हुआ करती थी, और वो तहरीरें हमें उस वक्त का गिरदो पेश के हवाले से बताती हैं कि उस वक्त लोग क्या सोचते थे, रेल को देख के कैसे हैरत ज़दा होते थे, एबटाबाद कैसे अफसानवी शहर था। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अगर आपने पढ़नी है, उस मासूमियत को देखना है और उस खूबसूरत दौर को देखना है कि वो कैसे लोग ज़िंदगी उस वक्त बसर करते थे और वो क्या सोचते थे। ये तमाम चीज़ें उस वक्त की सकाफ़त और तमाम चीज़ें जो रहन सहन था उसके हवाले से अगर आपको आगाही हासिल करनी है, डॉक्टर रुबीना परवीन की ये तदवीन है और तरतीब उन्होंने दी है, बहुत कमाल तहकीकी काम है। अक्स पब्लिकेशन ने इसको शाया किया है। इस तरह की किताबें जो हैं वो बहुत बड़ा असासा होती हैं क्योंकि वो सदियाँ जो है अपने अंदर समेट लेती हैं। ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जनाब कुछ तनसाजी की बात करते हैं। बॉडी बिल्डिंग लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपके लिए अब या अपने नुक्ता निगाह से भी कहें तो कितनी ज़रूरी है, ये भी एक सवाल है, इस पर भी हम बात कर सकते हैं। विद दैट क्या रोल प्ले करती है ये फिज़िकल फिटनेस आपके लिए, और क्या ये जो जिम्स हैं इनकी तादाद अगर मुल्क में ज़्यादा हो जाए तो क्या ये हमारे लिए बेहतर है? ऑब्वियसली बेहतर है, लेकिन कैसे बेहतर है लॉजिकली बात करेंगे। हाफिज़ खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इतना लंबा चौड़ा इनका इंट्रोडक्शन है कि आई वाज कंफ्यूज कि मैं क्या क्या बताऊँ, लेकिन मुख्तसरन अगर बात करें 2022 के मास्टर मिस्टर पाकिस्तान है जी, ये 2022 के अंदर मिस्टर पाकिस्तान डे रहे हैं। 2021 में मास्टर मिस्टर पंजाब रहे हैं, और इनकी जो दीगर अचीवमेंट्स हैं 2009 में वर्ल्ड चैंपियनशिप यूएसए के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। मिस्टर लाहौर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इसके अलावा लाहौर डिवीजन में भी गोल्ड मेडल। आई मीन यू नेम इट, ज़बरदस्त तरीके से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, ट्रेनर हैं।
और मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं ही। अब आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं उसको लेकर। हाफिज साहब, आपको फॉर्मल वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। माशाल्लाह, ग्रेट टू सी योर प्रोफाइल एंड योर बॉडी एज वेल, द वे यू हैव वर्कड ऑन इट, माशाल्लाह, दैट्स रियली ग्रेट। सबसे पहले स्टार्ट हम अगर कर लें नौजवानों के लिए, लोगों के लिए, ये जो तनसाजी है, क्या ये बहुत ज़रूरी है और ये कैसे रोज़मर्रा की रूटीन का हिस्सा कैसे बन सकती है? सबसे आम सवाल है। और सबसे हेल्दी भी हो। हाँ, करना सब चाहते हैं, करते नहीं हैं हम सब लोग। अच्छा, इसके लिए ना ये दुनिया का सबसे आसान काम है। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, हर बंदा फिट रहना चाहता है, फिट होना चाहता है, लेकिन कोशिश कोई नहीं करना चाहता। मतलब हमसे भी चाहते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए कि हम बॉडी बिल्डर और बन सिक्स पैक बन जाए। अच्छा, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है। अच्छा, लेकिन इसके लिए सिर्फ आपको माइंड सेट करने की जरूरत है। okay. मैं कहता हूँ प्रपोर्शन इज कॉल्ड ब्यूटी, तनासुब खूबसूरती कहलाती है। आपकी बॉडी फिट होगी। बॉडी बिल्डिंग एक लाइफस्टाइल है, इसको अपनाना पड़ेगा आपको। जैसे आप ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, जैसे आप लाइफ में रोज़मर्रा के काम करते हैं, वैसे बॉडी बिल्डिंग को भी ऐड करिए अपनी लाइफ में। फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आप कीमती से कीमती ड्रेस पहन लें, अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं है तो सर वो ज़ीरो है। बिल्कुल सर, आप सस्ते से सस्ता ड्रेस पहन लें, आप कोई ब्रांड ना पहने, आप खुद ब्रांड बन जाएंगे, आप बॉडी बिल्डर। शेप अगर आपकी अच्छी है तो you'll go good। सर, मैं समझता हूँ कि अगर आपने फिट रहना है तो सर आखिरी सांस तक अगर अच्छा सांस लेना है तो आपको जिम के साथ ताल्लुक गहरा करना पड़ेगा। फिटनेस के साथ आपको ताल्लुक गहरा करना अंदर से शर्मिंदगी हो रही है बातें सुन के। आपने जिस तरह से गालिब साहब आपने बताया जिम के, यहाँ पर जिम जाने का ट्रेंड है, लेकिन मोस्टली लोगों का किसी का फर्स्ट टाइम होता है और उनको जिम किस तरह से करना है, अपनी बॉडी प्रोपोर्शन जिस तरह आपने कहा उसको किस तरह से मेंटेन रखना है, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता, ना उन्हें गाइडेंस देने वाला उस तरह से कोई प्रॉपर होता है। सो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज होना जिम जाने के लिए, वो कितना ज़रूरी है। जिम में दीज एंगलिंग एंड स्टफ, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपका। मैं समझता हूँ कि आप सबसे पहले जहाँ जा रहे हैं ना, अब ये देखें वो बंदा क्या फिटनेस एक्सपर्ट है। अब हमारे यहाँ एक ग्लोबल प्रॉब्लम ये है कि हम डॉक्टर को निकाल के सारे डॉक्टर हैं, यानी ट्रेनर को निकाल के सारे ट्रेनर हैं। आपने ये देख रहे हैं कि आपका सर्टिफाइड ट्रेनर कौन है, आपका क्वालिफाइड ट्रेनर कौन है। हमारे यहाँ पे कॉमन ट्रेंड है कि हम सब ट्रेनर बने हुए हैं, मतलब खुद से ही ट्रेनर बने हुए हैं। तो जो बच्चे जिम में नया एडमिशन होता है, जिम में जाते हैं, उनको सबसे पहले ये देखना है कि उनका जो फिटनेस एक्सपर्ट है बंदा, क्या वो वाकई एक्सपर्ट है। अगर उसके पास सर्टिफिकेशन है, वो एक्सपर्ट है, तो फिर उसे ट्रेनिंग करनी चाहिए, एक बात। दूसरा ये है कि जिम के भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, फर्स्ट डे के, सेकंड डे के, थर्ड डे के। हम सबसे पहले जब जिम में एंटर होते हैं तो लड़कों को देखते हैं, हम उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, जबकि सर उनको तो 10-10 साल, 5-5 साल, 2-2 साल हो चुके होते हैं। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि अपनी ईगो जो है ना, वो घर में रख के आना जिम में। मतलब जिम में जब आप एंटर हुए तो अपनी ईगो को घर में रख कर आए, इसलिए कि आपका फर्स्ट डे है। तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी, जैसे जैसे आप जिम में रेगुलर आते जाएंगे, ट्रेनिंग करते जाएंगे, आपकी मसल मेमोरी बनेगी, टाइम लगेगा। फर्स्ट यानी मैं समझता हूँ कि 1 ईयर लगता है किसी भी बंदे को फिट होने के लिए, तैयार होने के लिए। ठीक है, एक तो भाई ये है कि हमारी आपके साथ आखिरी नशिस्त नहीं है, हमने और भी नशिस्तें करनी है, तो डन हो गया आपकी बातों से। हम आपको जहमत देते रहेंगे ताकि लोगों को हेल्प हो, जो लोग आप तक एक्सेस नहीं कर सकते। ये डंबल हमने इस्तारे के तौर पे रखे हैं, दे डोंट सूट द साइज एंड द काइंड ऑफ वेट यू लिफ्ट, बट क्योंकि ये खुशी इस्तेमाल करती हैं, हमने कहा जरा थोड़ा एंगलिंग के हवाले से हेल्प हो जाए वो लोग जो देखना चाहते हैं। सो बेसिक एंगल्स अगर आप कुछ इनको लेके हमें बता पाएं, खास तौर पे जो आपका अपर बॉडी वर्क। सर जी, अपर बॉडी वर्कआउट में सबसे पहले ये है कि आपका बाइसेप जो है, बाजू, आर्म्स, आपकी बॉयज के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लड़कियों के लिए नहीं। बॉयज के लिए तो खूबसूरती का सिंबल है, यानी बाजू, शोल्डर, डोले शोले, यू नो, डोले मतलब हमारा कॉमन है। तो इसके लिए ये, इसका एंगल ये है, ये बाइसेप की एक्सरसाइज है, ये कीपिंग द रिस्ट स्ट्रेट। यस, बिल्कुल ठीक है, ये आपका बाइसेप है, ठीक है। इसी को ही अगर आप अपर बॉडी की बात करते हैं तो आप शोल्डर पे जाते हैं, तो इसी को ही सेम एंगल पे आप यूं शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी सिर्फ ये 2 डंबल आपको कंप्लीट अपर बॉडी की ट्रेनिंग करवा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ करवाना आना चाहिए आपको, इसके लिए नॉलेज होना चाहिए आपको। अभी टाइम शॉर्ट है आपके पास, वरना मैं 2 डंबल के साथ कंप्लीट ट्रेनिंग फुल बॉडी की मैं हम आपसे दोबारा सेशन लेंगे और प्रॉपर्ली एक्सरसाइज से करना है। आप हमारे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग फिटनेस, जिससे आपने पहले सवाल में जवाब में कहा कि फिट रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये लाइफस्टाइल है जिसको आपने
अडाप्ट करना है, तो उसके लिए कोई मैसेज हमारे देखने वालों और सेकेंडली यूट्यूब से हम बहुत ज्यादा वीडियो से लोग हेल्प लेते हैं, क्योंकि वो दे कैन नॉट रीच टू ट्रेनर। एक तो आप ट्रेनर्स के रेट्स भी माज़रत बड़े हाई होते हैं, जो अच्छे ट्रेनर्स होते हैं पैसे बड़े लेते हैं, तो कुछ लोग ये भी मैनेज नहीं कर सकते, तो यूट्यूब वाकई हेल्प करता है। सर जी मैं समझता हूँ कि नौजवान जो है ना, इनको यूट्यूब का ना मरहूने मिन्नत नहीं होना चाहिए। अच्छा, देखिए यूट्यूब पे जो चीज़ आप देखते हैं वो कभी भी ट्रू नहीं होती, कभी भी वो रियल नहीं होती। अच्छा। लेकिन हमारा यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ यूट्यूब को ही अपना उस्ताद मान लिया हमने। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये देखिए मैन टू मैन वेरी करती हैं चीज़ें। आपकी बॉडी केमिस्ट्री और है, मेरी और है, मैम की और है। अब हम सब लोग सिर्फ यूट्यूब को देख के फॉलो करेंगे तो हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सिर्फ आपका सर्टिफाइड ट्रेनर होना ज़रूरी है, जिसके पास आप जाते हैं, अच्छा जिम का एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी काउंट की जाती हैं। और मैं हमेशा ये कहूँगा कि आप डाइट अच्छी रखें, अपनी ट्रेनिंग अच्छी करें लाइफ में, और वॉक जो है मस्ट है आपके लिए। खालिद भाई आपको हम दोबारा जरूर इनवाइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आज आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। हम जरूर भाई ये बातें अधूरी रह गई हैं, टाइम हमारा कम है। एक खबर है हमारे पास अरमान शरीफैन के हवाले से। यहाँ बड़ी उम्र के अफराद की खिदमत के लिए तौक़ीर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। अरमान शरीफैन अथॉरिटी ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो बुजुर्ग इबादत गुजार हैं और मोतमरीन हैं, उनको परेशानियों से बचाने के लिए उनको आसानी और आराम मुहैया करने के लिए सहूलत मुयसर की है तौक़ीर के नाम से। इसका मकसद जो बुजुर्ग मोतमरीन है और इबादत गुजार है उनको मुकम्मल इज्जत और इकराम के साथ सहूलियात फराहम करना है। दोनों मसाजिद में बुजुर्ग जो हैं वो समाजी रज़ाकाराना इंसानी खिदमात समेत कई दीगर सहूलियात उनको फराहम की जाएंगी। बहुत अच्छा ये इक़दाम है, इन डिटेल्स आपको बताएंगे। वंस अगेन थैंकिंग हाफिज़ खालिद मलिक साहब। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।